ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपने अगले मुद्दे का हम यहाँ रुख कर लेते हैं। मुंबई करों के लिए एक बेहद खुशखबरी की बात है। 15 अगस्त से लोकल सेवा को बहाल किया जा रहा है। ऐसे में यात्रियों को मासिक पास देने का काम आज से शुरू हो चुका है। इस बाबत बीएमसी द्वारा पूरी जानकारी भी साझा कर दी गई है। मुंबई महानगर पालिका के मुताबिक 53 रेलवे स्टेशनों पर मंथली पास जारी किया जाएगा। ये स्टेशन 3 लाइन, मध्य, पश्चिम व हार्बर के तहत आते हैं। बता दें कि सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक मंथली पास देने की प्रक्रिया जारी रहेगी। अगले आदेश तक सप्ताह के 7 दिन यह प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं मुंबई सहित आसपास के शहरों के कुल 109 रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। गौरतलब है कि सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी लगातार लोकल ट्रेन सेवा को बहाल करने की मांग उठा रही थी। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस ने भी लोकल ट्रेन सेवा फिर बहाल किए जाने की मांग की थी। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने भी कहा था कि वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके लोगों के लिए मुंबई लोकल ट्रेन सेवा फिर से शुरू होनी चाहिए। पास लेने की प्रोसीजर है। जिन्होंने 2 वैक्सीन के डोज लिए हैं उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करा के उनको रेलवे का पास देंगे। ये काउंटर है अपना सुबह 7 से रात के 11 बजे तक चालू है। 2 शिफ्ट में ये काम चलेगा और जो कुछ महाराष्ट्र शासन ने गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से ये काम होगा। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अब मैं 1.5 साल से अभी मैं बाइक लेके थाना जा रहा है, तो अभी ये हो गया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते थे? मैं दादर से थाना जा रहा था। थाना बहुत दिक्कत आती है और हमको ऑफिस से भी अभी 100% चालू कर दिया है, तो अभी अच्छा लग रहा है। ये चालू किया, अभी अच्छा लग रहा है मेरे को। इसके पहले आप कहाँ से ट्रैवल करते थे? लॉकडाउन के बीच में बस से जाते थे आप? मैं बाइक से जाता था। बाइक से जाते थे। भीड़ से बचना है, बाइक से। मतलब आप किस तरह से प्रक्रिया ये करेंगे इसको? प्रिकॉशन लेके इस टाइम के बीच में अभी जो है सरकार का जो गाइडलाइंस है वो सब फॉलो कर दूंगा मैं। आपको क्या डॉक्यूमेंट लाने के लिए बोला गया है? अब ये सर्टिफिकेट और इसका जेरॉक्स मिलता है और इसको ला के देंगे। मेरे को अभी ऐसा मार्क्स मिला है, अपने सर्टिफिकेट है वैक्सीन का, इस वजह से मेरे को अच्छा हो गया। नहीं तो मेरे को प्रोसीजर क्या था? आप यहाँ पे आए तो आपको क्या बोला गया? क्या क्या बोला गया दिखाने के लिए? आधार कार्ड या पैन कार्ड। प्रूफ के लिए? हाँ। और जो वैक्सीन है उसका? वैक्सीन का ये मेरा सर्टिफिकेट है। कब वो आपने वैक्सीन लिया था दूसरा डोज? दूसरा डोज में 28 जून को लिया था और 3 अप्रैल से 28 जून को। अब आपको पास मिल गया। हाँ। कितना महीना आपको इंतजार करना पड़ा ट्रेन से? अभी 3 महीना तो हो गया मेरे को ऐसा। हाँ हाँ। काफी दिक्कत का सामना सामान दिक्कत का भी मैं वर्ली डिपो से 27 नंबर पकड़ के विक्रोली डिपो से उतर के उधर से बस से जाता था और जाते पे 2 घंटा, आते पे 2। विक्रोली डिपो से श्रेष्ठ टॉकीज से पौना या 1 घंटा ट्रैफिक में जाता था, 2 घंटा आने में जाता था। करीबन 5 घंटा आपका ट्रैवलिंग जाता था। हाँ। और अब कितना घंटा लोकल ट्रेन से कितना घंटा जाता है? अभी 1 घंटे के अंदर में पहुंच सकते हैं घर पे, और 1 घंटे के अंदर ऑफिस में पहुंच सकते हैं। सरकार ने जो फैसला लिया है उस फैसले को आप किस तरह देखेंगे? कितनी अच्छी खबर है? इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। संदीप त्यागी जी पहले से ही हमारे साथ बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनके अलावा आशीष कोटारिया जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संदीप त्यागी जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे और शायद आशीष जी को आवाज नहीं आ रही है तो एक बार उनका फोन पैच करवा लीजिए। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? संदीप जी सर। हाँ सर, आप लोग लगातार मांग कर रहे थे महाराष्ट्र सरकार से कि लोकल ट्रेन सेवा को बहाल कर दिया जाना चाहिए और अब ये प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। मंथली पास बनना आज से शुरू हो चुका है। 15 तारीख से लोकल ट्रेन सेवा को बहाल भी कर दिया जाएगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि अब आप लोग खुश होंगे कि एक बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। धन्यवाद देना चाहूंगा इसके लिए, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद में, मतलब हजारों बार प्रयास करने के बाद, आंदोलन करने के बाद में उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने इसको खोलने का प्रयास किया। जब जनता बदहाल और बेहाल और परेशान हो चुकी थी, उसके बावजूद उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने इस काम को करने का काम किया। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जनता को सताना इन लोगों की नीति है। कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वो जनता को परेशान करना, बदहाल करना, इनकी अपनी नीतियां रही हैं। आशीष जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, मैं सुन पा रहा हूँ।
ठीक है आशीष जी, एक बड़ी बात यह है कि मुंबई लोकल शुरू करने का फैसला तो ले ही लिया गया है, लेकिन आज ही आप लोगों की कोविड टास्क फोर्स ने ये चेतावनी दे दी है कि सितंबर और अक्टूबर में कोविड की थर्ड वेव आ सकती है। ऐसे में तमाम सुविधाओं को और व्यवस्थाओं को बनाए रखना अब आपके लिए बड़ा चैलेंज होने वाला है। आशीष जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लोकल ट्रेन की सेवाएं 15 अगस्त रविवार से शुरू कर दी जाएगी और केवल उन्हीं यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी जाएगी जिनको कोविड-19 वैक्सीन के दोनों टीके लग चुके हैं। ठीक है, अब नंबर 2 पर आता हूँ। जिन जिन लोगों के पास की सुविधा नहीं है वो लोग ऑनलाइन के माध्यम से या फिर महाराष्ट्र के बोर्ड कार्यालय के माध्यम से उसको प्राप्त कर पाएंगे। किंतु समस्या ये है कि कोविड-19 टास्क फोर्स ने भी सरकार को सचेत किया है कि थर्ड वेव को लेकर। इसका कारण क्या है? राज्य सरकारों पर थोपने के स्थान पर हमें केंद्र सरकार को इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि देश में वर्तमान में केवल दोनों टीके जो पॉपुलेशन को लग चुके हैं, केवल 10,85,00,000 लोगों को ही वर्तमान में देश में कोविड-19 की वैक्सीन के दोनों टीके लग चुके हैं। क्या केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है? केंद्रीय राज्य रेल मंत्री हो या फिर केंद्रीय रेल मंत्री हो, इन लोगों की ओर से अभी भी कोई बयान नहीं आया है। सरकार सचेतता के साथ ये निर्णय ले रही है, किंतु केंद्र सरकार को भी वैक्सीनेशन का रेट बढ़ाना चाहिए। सरकार ने तो दावा किया था कि दिसंबर आते आते 95 से 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो जाएगा। अभी 10 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं किया है। क्या कर रही है सरकार? वैक्सीनेशन टीम क्या कर रही है कार्य? बताइए संदीप त्यागी जी, वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी तो आपकी है और उनकी बात भी सही है। वैक्सीनेट किए हुए लोग ही अगर मुंबई लोकल से आवागमन करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कोरोना के प्रसार को भी हमें रोकना है। अब वैक्सीनेशन मुहैया कौन कराएगा? शायद मुझे कांग्रेस के जो प्रवक्ता है मेरे साथी आशीष से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जानकारी का अभाव है, जानकारी कर लें तो अच्छा रहेगा। हिंदुस्तान के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और जो डबल वैक्सीन की बात कर रहे हैं उस वैक्सीन की संख्या भी 18 करोड़ के लमसम में पहुंच गई है। आप आंकड़े देख लें, ये मतलब आंकड़े कहीं छुपे हुए नहीं है। तो रही बात उसकी के वैक्सीन 50 करोड़ लोगों को अब तक जो टारगेट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया था उसको पूरा करने का काम किया है। दूसरी बात, जहां कांग्रेस की सरकारें और कांग्रेस की गठबंधन की सरकारें हैं, वो सरकारें जानबूझकर वो सरकारें लेट करने का काम और वैक्सीन न लगाने का काम वो लोग जानबूझकर कर रहे हैं कि जिससे इसका ठीकरा केंद्र सरकार छोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश में जब वैक्सीन की ड्राइव चली थी तो एक दिन में 24 लाख वैक्सीन लगाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया था, आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया था। इस प्रकार जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वो लोग मतलब प्रायोरिटी पर लेकर वैक्सीन लगवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो या केरला की सरकार हो, जो भी ये सरकारें हैं जहां विपक्ष की सरकारें हैं, ये जानबूझकर लेट करने का काम करते हैं, क्योंकि इन लोगों को मैंने आपको पहले ही बताया, जनता जनहित के मुद्दों को ध्यान में नहीं रखते हैं। जनहित के खिलाफ ये लोग काम करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा पिछले 1.5 वर्ष में महाराष्ट्र की कोरोना से क्या स्थिति रही, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए महाराष्ट्र की सरकार तैयार नहीं है। लेकिन वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने की जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन वैक्सीनेशन में महाराष्ट्र सरकार ने लापरवाही बरती होती तो एक आंकड़ा इनका भी है, इनके नाम पर भी दर्ज है कि एक बार वैक्सीनेशन के मामले में सबसे पहले नंबर पर, सबसे पहले पायदान पर महाराष्ट्र रहा था। संदीप त्यागी जी, अगर वाकई में ऐसा होता कि जानबूझकर लोगों को वैक्सीनेट ना किया जाता तो ये आंकड़ा इनके नाम कैसे जाता? आप ये बताइए, राजस्थान किसी से छुपा हुआ है क्या? 20 लाख डोज खराब करने का अगर रिकॉर्ड किसी के नाम जाता है, अगर वो किसी के नाम शील्ड दिया जाए, उसको प्रमाणित किया जाए, प्रमाण पत्र दिया जाए, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के मुख्यमंत्री उनको जाता है। इसी प्रकार से उद्धव ठाकरे जी का भी यही हाल रहा है। आप देख लीजिए, कोरोना काल का इतिहास उठा करके देख लीजिए कि कोरोना की स्थिति महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा बदतर थी और आज भी कोरोना के मरीज सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर है। वो कोई छुपा नहीं है, वो हम भी जान रहे हैं कि महाराष्ट्र की स्थिति शुरू से लेकर अब तक कैसी बनी हुई है। और मेरा सवाल भी यही था कि वैक्सीनेशन को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि जब तक लोग संपूर्ण रूप से वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे कोविड से हम बच नहीं पाएंगे। आशीष कोटारिया जी, अगर जहां लापरवाही रही भी है तो उन लापरवाहियों को दूर करने की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की बनती थी, उसमें केंद्र सरकार का क्या हस्तक्षेप था? क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव में सब कुछ राज्यों के हाथ में दे दिया गया था। मैं
मैं आपको सर्वप्रथम उत्तर की शुरुआत करूंगा उनके प्रश्न के। उन्होंने कहा कि देश में 50 करोड़ पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो चुकी है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि लास्ट संडे का इंडियन एक्सप्रेस पेपर देख लीजिए, आर्टिकल लिखा था पी चिदम्बरम जी ने, और स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया था कि वर्तमान में देश में 10 करोड़ 81 लाख 27,846 लोगों को ही दोनों वैक्सीन के टीके मिल चुके हैं और भारत इस मामले में G20 देशों में सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है। अब दूसरी बात, कोविड-19 की दूसरी वेव चल रही थी, केंद्र सरकार ने सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर सौंप दी। यहाँ तक कि एक वैक्सीन के 2-2, 3-3 मूल्य केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए, उसके पश्चात उसमें बदलाव किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाई कि शर्मसार करने वाली बात है कि इतने बड़े लोकतंत्र में वर्तमान शासित सरकार के पास किसी भी प्रकार की ठोस वैक्सीनेशन नीति नहीं है, जबकि भारत सरकार ने 1985 में आदरणीय श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के माध्यम से हमने वैक्सीनेशन नीति को घोषित किया था। ये शर्मसार करने वाली बात है। और मुझे बताइए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही वैक्सीनेशन की सप्लाई नहीं कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय ठोस वैक्सीनेशन की नीति नहीं है, तो किस प्रकार पर राज्य सरकार पर आप थोप सकते? और राज्य सरकार के क्या पास धन की राशि इतनी पर्याप्त मात्रा में है कि वे केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई वैक्सीन को खरीद सके? दोहरी वैक्सीन नीति के कारण देश में वर्तमान में वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूर्ण तरीके से विक्षिप्त अवस्था में है। इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, राज्य सरकार नहीं। और मोदी जी को पता था कि दूसरी वेव में इतनी सारी मात्रा में लोग मरने वाले हैं, तो स्वयं की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर राज्य सरकार के ऊपर थोप दिया गया। और मुझे तो आश्चर्य होता है पल्लवी जी, आपने पार्लियामेंट में अभी भी स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि दूसरी कोविड-19 की वेव के दौरान किसी भी लोगों की मौतें ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई है। क्या आप जानती है? मैं तो यही समझ रहा हूँ कि आपके भी परिवार में या आसपास किसी की मौत हुई होगी। मेरे परिवार में तो सुनिए कोटारिया जी बात सुनिए। आप लोगों ने तो पहले ही हाई कोर्ट में दे दिया ना जवाब कि आपके यहाँ तो ऑक्सीजन की कोई कमी हुई नहीं। महाराष्ट्र सरकार तो जवाब दाखिल कर ही चुकी है। और उसके बाद जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लगातार मांगे जा रहे हैं कि आप बताइए, राज्य जवाब दे, अभी तक सिर्फ 13 राज्यों ने जवाब दाखिल किया है। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं, ये कल की ही खबर है। 13 ही राज्यों ने जवाब दाखिल किया है। उसमें से महज पंजाब ऐसा राज्य है जिसने स्वीकार किया कि उसके यहाँ 4 मौतें ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई। बाकी सारे राज्यों ने इनकार कर दिया है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। उसमें आपके भी राज्य शामिल हैं। तो अब आप किस आधार पर ये बातें बोल रहे हैं? किसकी नीति सही है, किसकी नीयत खराब है, ये भी मुझे यहाँ क्लियर कर दीजिए आप कोटारिया जी। और महाराष्ट्र तो पहले ही हाईकोर्ट में ये बात कह चुकी है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी जैसा कोई मामला ही नहीं रहा। महाराष्ट्र सरकार हाईकोर्ट में बात दाखिल शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल कर चुके हैं, लेकिन मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में। 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वैक्सीनेशन के डाटा को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर और देश में हुई ऑक्सीजन की मौतों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार ने अभी भी एक भी रिपोर्ट दाखिल नहीं की है और पूरा देश इस बात के साक्षी था कि कोविड-19 की दूसरी वेव के दौरान कितनी मौतें हुई थी। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर जिस तरीके से लाशों का मंजर दिख रहा था, गंगा तट पर पहुंच जाइए। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप कहाँ पहुंच रहे हैं सर? और अभी मुझे एक चीज और जाननी थी, मैंने आपको बीच में रोका नहीं। पी चिदम्बरम अभी वर्तमान में क्या है, मुझे ये भी बताइए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार आंकड़े जारी कर रहा है, आपको उन आंकड़ों पर विश्वास नहीं है? अभी भी लेटेस्ट डेटा दिया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कि 52 करोड़ टीके लग चुके हैं। ये संख्या 52 करोड़ के पार हो चुकी है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें डबल डोज लगी है और कुछ ऐसे हैं जिन्हें सिंगल डोज लगी है। और आप पी चिदम्बरम जी के आंकड़े लेकर बैठे हुए हैं। मैडम, आपने उत्तर दे दिया कि कुछ डोजेज ऐसे जिनको 1 वैक्सीन का टीका लगा है और कुछ लोग ऐसे जिनको 2 वैक्सीन का टीका। और ये अखबार इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था, मैं उनका स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं इंडियन एक्सप्रेस में लिखे हुए आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। और जहां तक हेल्थ मिनिस्ट्री के सवाल है, हेल्थ मिनिस्ट्री और लेबर मिनिस्ट्री, वो आपको क्या है कि मंत्रालय के आंकड़े जो आते हैं वो सही आते हैं। केंद्र सरकार ने पहले स्टेटमेंट दिया कि लोगों की मौतें नहीं हुई, फिर आपने बताया कि 12 राज्यों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि हमारे स्टेट में मौतें हुई है। नहीं हुई है, आप मेरी बात ही गलत ले गए सर। मैं ये कह रही हूँ 13 राज्यों ने जवाब दाखिल किया है और उन 13 में से 12 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। उन 13 में से सिर्फ पंजाब ऐसा है जिसने स्वीकार किया है कि हमारे यहाँ 4 मौतें हुई हैं। मैं वो आपसे जानना चाह रही हूँ। आप खुद कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई, लेकिन राज्य सरकारें जवाब दाखिल कर रही है कि हमारे यहाँ तो नहीं हुई मौत।
देखिए, ये राज्य सरकार यदि ये स्वीकार कर रही है तो इसके ऊपर भी स्वीकृति होनी चाहिए और मामला सामने आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में मौतें नहीं हुई है, छत्तीसगढ़ में भी मौतें हुई है, महाराष्ट्र में कोalition की गवर्नमेंट है वहां पर भी हुई है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार को भी उतनी जिम्मेदारी आनी चाहिए ना कि उत्तर प्रदेश सरकार क्यों स्वीकार नहीं कर रही है। और सबसे ज्यादा मौतें बीजेपी शासित राज्यों में हुई है। अब दूसरी बात, जब सरकार को प्रश्न पूछा गया, पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है कि आप माइग्रेंट लेबरर्स का डाटा दे, कोविड-19 की दूसरी वेव के दौरान कितने लोगों की मौतें हुई, हेल्थ मिनिस्ट्री ने पर्सनली डिनाइड कर दिया। मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, 3 दिन पहले हिंदू में रिपोर्ट छपी थी इसके ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने, जो मनसुख मांडविया जी है, स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया। क्यों सरकार जिम्मेदारी नहीं ली है? जब कोर्ट सरकार को पूछ रहा है कि आपकी वैक्सीनेशन नीति हमें दीजिए, वैक्सीनेशन का डाटा दीजिए, तब तो ये लोग भाग जाते हैं। तो ये क्या सूचित करता है? बताइए संदीप त्यागी जी, वैक्सीनेशन नीति को लेकर आप भाग जाते हैं? ये पूरा देश जान रहा है वैक्सीनेशन नीति को लेकर कौन भाग रहा है, कौन नहीं भाग रहा है, वैक्सीन लेकर कौन आया है और वैक्सीन लगवाने का काम किसने किया है, पूरा देश जानता है और बहुत अच्छे से जानता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अगस्त तक का टारगेट लिया था, जुलाई तक का टारगेट लिया, उसका पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं इनको बता देना चाहता हूं, ये अपनी कही हुई बातों पे नहीं टिक पा रहे हैं। कभी कहते हैं ऑक्सीजन से मौत हुई है, कभी कहते हैं नहीं हुई है, और कभी अभी आपने बताया कि जैसा आपने जानकारी दी है कि केवल पंजाब की सरकार ने कबूल किया कि 4 मौत हुई है, महाराष्ट्र में मौत नहीं हुई, राजस्थान में ऑक्सीजन कमी से मौत नहीं हुई है। कहाँ नहीं हुई है? मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश में भी हुई है और मध्य प्रदेश में भी हुई है, सभी जगह मौत हुई है। लेकिन आंकड़े बताने के लिए हमारी सरकारें तैयार है, हमारी सरकारें आंकड़े दे रही हैं। इनकी सरकारें आंकड़े छुपा रही हैं। वो इसलिए छुपाना चाहती है क्योंकि उनकी कमियां जनता के सामने उजागर होंगी, देश के सामने उनकी कमियां उजागर होंगी, इसलिए वो अपनी कमी छुपाने के लिए बच रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, ये वैक्सीन की बात कर रहे थे, आज भी देश के अंदर जो उत्तर प्रदेश के अंदर 4,55,754 वैक्सीन उत्तर प्रदेश के अंदर लगाई गई और वहीं महाराष्ट्र के अंदर 2,40,529 वैक्सीन लगाई गई हैं। तो आप लोग देखिएगा, उत्तर प्रदेश आपसे डबल काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके काम करने में कहीं आपकी कमी है, आपकी सरकार की नीतियों में कमी है और आपकी सरकार काम नहीं करना चाहती है। कहा जाता है ना कि आप पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं, आप अपने शासित राज्यों में वैक्सीनेशन की ज्यादा खेप भेजते हैं, ये भी आरोप आप पर लगते रहे। इन आरोपों का जवाब मैं आपसे लूंगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेहमानों का रुख कर लेते हैं। बताइए संदीप त्यागी जी, वैक्सीनेशन को लेकर हम बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र में स्थितियां तब जाकर सुधर पाएंगी जब वहां के जितने भी लोग हैं वो वैक्सीनेट हो जाएंगे। अब आप पर आरोप भी तो ये लगता है कि आप पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं, आपके शासित राज्यों में वैक्सीन की ज्यादा खेप भेजी जाती है बजाय अदर जो पार्टीज हैं उनके राज्यों में। आप इसकी जानकारी आरटीआई के तहत कर सकते हैं, कितनी डिमांड की जाती है और कितनी दवाई इनको दी जाती है। ये तो कहीं किसी छिपा हुआ नहीं है, ये पूरा देश जानता है। अब तो कोई भी चीज छिपी हुई नहीं है। और covid.gov.in के स्वास्थ्य विभाग की जो वेबसाइट है उससे पूरा डाटा अवेलेबल है, पता कर सकते हैं कितनी वैक्सीन कहाँ किसको दी गई है, कितनी नहीं दी गई है। हम लोग वैक्सीन खराब करने का, कांग्रेस की सरकार जहां है या कांग्रेस की गठबंधन की जहां सरकारें हैं वहां वैक्सीन को खराब करने का काम किया जाता है। ये आप अच्छे से जानती हैं, आपके चैनल के माध्यम पे इस पर डिबेट हुई है और 3 दिन तक भी ये विषय चला है। राजस्थान में 22 लाख डोज खराब करने का काम अशोक गहलोत की सरकार ने किया था। तो इसी प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार ने भी यही काम किया है। ये लोग, मैंने बताया, जनता के अधिकारों का हनन करते हैं, जनता को दी गई चीजों का हनन करते हैं, उनको जनता तक पहुंचाने में ये लोग नाकामयाब हैं। इन्होंने इतनी, मतलब मैं क्या कहना चाहूं, इतनी कमजोरियां बरती हैं काम अपनी उसमें कानून वहां पे वैक्सीन को लेकर के कि जिसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। बताइए आशीष। सर्वप्रथम मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि देश में टोटल डोजेस दिए गए वैक्सीनेशन के 51.9 करोड़, पीपल फुल्ली वैक्सीनेटेड इज 11.5 करोड़ एंड फुल्ली वैक्सीनेशन रेट इज 8.5 करोड़। यानी कि मेरा डाटा और आदरणीय श्री पी चिदम्बरम जी का डाटा सही था कि वर्तमान में फुल्ली वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है 11.5 करोड़। ठीक है, अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। इन्होंने कहा कि सारा का सारा जो आक्षेप है कांग्रेस सरकार पर दाया। पल्लवी जी, कोविड-19 की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2019 से। जनवरी में भारत में इसने प्रवेश किया, केरला में प्रथम केस रजिस्टर किया गया।
2 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक केंद्र सरकार ने पेंडेमिक डिजीज एक्ट 1897 जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था, अभी तक उसमें अमेंडमेंट नहीं किया गया क्योंकि इनके पास समय नहीं है। दूसरी बात, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत अभी भी पूरे देश में जिस तरीके से लॉकडाउन को इम्पोज करना, लॉकडाउन की एक्टिविटी को रजिस्टर करना और जिस तरीके से मोरेटोरियम को डिक्लेयर करना, ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर तक केंद्र सरकार कंट्रोल कर रही है। अभी तक इनको भी अमेंडमेंट नहीं किया गया। ये बड़ी शर्मसार करने वाली बात है कि जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो ये लोग बिल लाते हैं देश के लोगों के हित के विरुद्ध में। इन लोगों के पास 3 काले कानून लाने का समय है, लेकिन ये पुराने एक ब्रिटिश का कानून और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में संशोधन करने का समय नहीं है। अब तीसरी, आशीष जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। आशीष जी का फोन एक बार वापस से पैच करवा लेते हैं, उनकी आवाज नहीं मिल रही है। संदीप जी आपका रुख करना चाहेंगे, बताइए आप कुछ कह रहे थे सर। निरंतर भेदभावकारी नीति को आत्मसात कर रही थी। क्यों? महाराष्ट्र में और राजस्थान में वैक्सीनेशन की आपूर्ति की कमी थी क्योंकि केंद्र सरकार की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी और जो स्टेट बीजेपी डोमिनेटेड है वहां पर वैक्सीनेशन का सप्लाई ज्यादा था, तो ये इनको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आशीष एक बात तो बताइए, जिस तरीके की स्थितियां बनी रही महाराष्ट्र में, वैक्सीनेशन का तो आप भी जान रहे हैं कि कब जाकर हमारे देश में शुरू हुआ, शुरू से ही हाल खराब थे वहां। तो एक बार भी हमने देखा नहीं कि महाराष्ट्र या फिर मुंबई की अकेले स्थिति ठीक हो गई हो, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन रहा? आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेहमानों तक, एक बार फोन पैच करवा लेते हैं, हम आपको यहाँ जानकारी। आवाज आ रही है सर आपको? मुझे आ रही है संदीप, मुझे आ रही है। ठीक है, बताइए संदीप त्यागी जी, आपने उनकी सारी बातें सुन ली होंगी। वैक्सीनेशन को लेकर भी वो अपने आंकड़े रख रहे हैं और बड़ी बात उन्होंने ये कह दी है कि पैंडेमिक एक्ट में अभी तक संशोधन क्यों नहीं किया गया। आप संसद चला रहे हैं लेकिन आपको जरूरत महसूस नहीं हो रही। पल्लवी जी, आप अच्छे से जान रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं कि ये देखिएगा कि देश जो है पार्लियामेंट चल रही है, देश के अंदर देश की संसद को किस प्रकार से तार तार किया जाता है, उसकी मर्यादा किस प्रकार से तार तार की जाती है। कभी पीठ पर अध्यक्ष के ऊपर कागज फेंके जाते हैं और तो कभी वहां पर मेज पर खड़े होकर नारेबाजी की जाती है। ये देश की संसद की मर्यादा का उल्लंघन है और ये लोग देश चाहता था, मैंने पहले भी बताया, देश चाहता था कि पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हो, कोरोना के ऊपर चर्चा हो, और देश चाहता था कि जिस प्रकार ये चाहते हैं, देश चाहता था कि कृषि बिल पर चर्चा हो, ये लोग चाहते थे कि महंगाई पर चर्चा हो, लेकिन नहीं, इन्होंने पूरे कार्यकाल को पेगासस पर जाकर के रखा क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि इनको देश के सामने नंगा किया जाए, इनके कपड़े उतारे जाए और इनको बताया जाए कि विपक्ष की क्या भूमिका रही थी कोरोना काल में। ये पूरे देश ने देखा है, जब कोरोना काल चल रहा था, जब देश में महामारी जूझ रही थी, एक आदमी मतलब पूरी तरीके से परेशान हो रहा था, उस समय कांग्रेस के नेता ट्विटर पर लड़ रहे थे और बेडरूम के अंदर बैठ करके ट्विटर खेल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सड़क पर खड़े होकर, सड़क पर निकल करके आम लोगों के लिए काम कर रही थी, जनता के लिए काम कर रही थी। आज ये लोग बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। पार्लियामेंट की बात करते क्यों है? बताइए आशीष को। पार्लियामेंट के पैसे, मतलब देश की जनता के पैसे की बर्बादी करने का काम कांग्रेस की सरकार करती है। 100% लोकसभा के काम में से केवल 22% काम होता है। 78% काम ना करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, विपक्ष के सांसदों की है। देश के पैसे की बर्बादी की जिम्मेदारी कांग्रेस के सांसदों को, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से इनको माफी मांगनी पड़ेगी। कोटारिया जी, तो इनको मेरे ख्याल से देख लेना चाहिए कि कोविड-19 की दूसरी वेव के दौरान जब लोग तड़प कर मर रहे थे, तब हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय टीवी श्रीनिवास जी ने प्रत्येक लोगों के घर घर और सोशल मीडिया के कैंपेनिंग के माध्यम से लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन मुहैया करवाया था। और ये मैं नहीं, पूरा देश जानता है। और यहाँ तक कि भाजपा सरकार के मंत्री, उनके विधायक भी श्रीनिवास जी से मदद मांग रहे थे कि हमारी सरकार के पास ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं है, आप हमें सहायता कीजिए। और इसके प्रत्युत्तर में सरकार ने हमारे युवा कांग्रेस के मुख्यालय पर दिल्ली पुलिस की टीम भेजी। ये शर्मसार करने वाली बात है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि संसद का सदन चलने नहीं दिया जा रहा है। मैं इनको कहना चाहता हूं कि जो पेगासस स्नूपिंग का जो मामला आपने खड़ा किया है, बस हम यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी संसद में आए और यह स्पष्ट करे जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि क्या सरकार ने पेगासस स्नूपिंग जो वायरस है वो इजराइल की एनएसओ ग्रुप से खरीदा है या नहीं, हाँ या ना। यदि खरीदा है तो अपने लोगों की और अपने सिटीजन्स की जासूसी करने का कार्य किया है या नहीं,
यही दो प्रश्नों के उत्तर देने से ये पूरी सरकार डर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार अपने सिटीजन्स को सर्वेलेंस कर रही है, जो कि राइट टू प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 का वायोलेशन है, जो कि फंडामेंटल राइट है। संदीप त्यागी जी, आखिरी कमेंट चाहूंगी क्योंकि समय की भी बहुत ज्यादा कमी है हमारे पास। जल्दी से आपका आखिरी कमेंट चाहूंगे, बताइए सर। जासूसी कौन कराएगा? जिसकी पार्टी उस पर विश्वास नहीं करती है, जिनकी पार्टी, जो अपनी खुद पार्टी नहीं चला सकते, उसकी जासूसी करा करके देश क्या करेगा? राहुल गांधी है क्या जो उनकी जासूसी कराई जाएगी? ये बिना वजह की बातें। अगर राहुल गांधी की जासूसी की गई है, राहुल गांधी को लगता है, तो पेगासस के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखवाया गया? इस बात की जानकारी कांग्रेस के प्रवक्ता दें, क्यों मुकदमा नहीं लिखवाया गया अगर राहुल गांधी को लगता है उनकी जासूसी की गई है तो? चलिए, जासूसी का मुद्दा हटाइए, मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए सर, आप लोगों ने जबरदस्त मांग की थी लोकल ट्रेन शुरू करने की, अब वो शुरू तो हो गई है, लेकिन कोविड की थर्ड वेव की आशंका पूरी बनी हुई है। अब ऐसे में जरा सी भी कहीं पे कोई गलती होती है, भूल चूक होती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आशीष जी। सरकार लेगी। आदरणीय श्री उद्धव ठाकरे जी ने स्पष्ट किया है कि लोकल ट्रेन में उन्हीं यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति प्रदान की जाएगी जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के दोनों टीके लिए हो, क्योंकि उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा महाराष्ट्र की सरकार की जिम्मेदारी है। और जिन जिन लोगों को पास उपलब्ध नहीं हुए हैं, वो पार्टी कार्यालय जाकर या फिर बोर्ड के मुख्यालय से भी पास कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया है और पूर्ण तरीके से लोकल ट्रेन को अभी भी अनुमति प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि तीसरी वेव आने की अपार संभावनाएं है। तो लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है, हमारी सरकार की यह जिम्मेदारी है। ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो हम आपको बता दें कि अब महाराष्ट्र में अनलॉक जो है धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच में कोविड टास्क फोर्स ने जो चेतावनी जारी की है कि सितंबर या फिर अक्टूबर में कोविड की थर्ड वेव आ सकती है, उसने चिंता भी बढ़ा दी है। इस बीच में 15 अगस्त से मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा भी बहाल होनी है। अब व्यवस्थाएं बनाए रखना यहाँ उद्धव सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। अब देखने वाली बात रहेगी कि सरकार इन चुनौतियों से कैसे पार पा पाती है। इसी के साथ राष्ट्रधर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।